One, two, three, come on. Now, solution number 8. If a leap year is selected at random, what is the chance that it will contain 53 Tuesday? There are 366 days in a leap year. तो 52 वीक हो जाएंगे. Then 2 days left. 2 days left. 2 दिन बच जाते. 53 वीक तो पूरे हो गए. तो देयर आर क्या हो सकते हैं? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे. तो कितने केस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7. अब इसमें ट्यूसडे कहाँ आ रहा है? एक तो ये ट्यूसडे आ रहा है और एक ये आ रहा है. तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू, यानी कि सच दैट गेटिंग ट्यूसडे इज इक्वल टू 2 हो गए. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 7 हो गए. तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/7. दैट इज आवर आंसर. प्लीज मेक इट. नाउ सॉल्यूशन नंबर 9. एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड ट्वाइस एज ऑब्टेन एज इट फेल. एक एक्सपेरिमेंट जितनी बार फेल होता है उसका ट्वाइस सक्सीड होता है. Find the probability that in the next 6 trial there will be at least 4 succeeds. Let P be the probability of success and Q be Q of fail. तो उसने ये कहा है कि P इज इक्वल टू 2Q. दैट मीन्स P इज इक्वल टू क्या होगा? 2 1 माइनस P हो जाए. P इज इक्वल टू 2Q दिया है उसमें, ट्वाइस बोला है. तो ये कितना हो जाएगा? P इज इक्वल टू 2 माइनस 2P. 3P इज इक्वल टू 2. तो P की वैल्यू 2/3 और Q की वैल्यू 1/3 आ गई. कितनी बार थ्रो किया? 6 बार. n की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर 6 हो जाएगी. P x इज इक्वल टू R NCR P की पावर R Q की पावर n माइनस R, वेयर R की वैल्यू 0 1 2 से लेकर 6. तो P x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एटलीस्ट 4. तो क्या हो जाएगा? P x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 6. 6C4 2/3 की पावर 4 1/3 की पावर 2 इसमें से घटा दें. 6C5 2/3 की पावर 5 और 1/3 की पावर 6 माइनस 5 1 आ जाएगा. 6C6 2/3 की पावर 6 और 1/3 की पावर 0. 6/2 क्योंकि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस RC.
प्लस इसकी वैल्यू तो 1 हो ही गई, ये हो जाएगा 2/3 की पावर 6 इंटू 1। देखिए क्या कॉमन है, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, 2 से तो कैंसिल हो गया 3, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2/3 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 15/9 प्लस ये कितना बच गया आपका 6 इंटू 2/, एक तो हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे, ये हो गया 9 प्लस 4/9, कितना हो जाएगा 2/3 की पावर 4, एलसीएम हो गया 9, 12 और 27 और 4 31, दैट इज योर आंसर, इज इक्वल टू 2 की पावर 4/3 इंटू हो जाएगा 31/9, दैट इज योर आंसर। या फिर इसकी मल्टीप्लाई भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। प्लीज निकल। Solution number 10. How many times should a man toss a fair coin so that the probability of having at least one head is more than 90? One head is more than 90. Important question. Let P be the probability of success. यानी कि P की वैल्यू क्या कह रहा है वो हेड, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो कितना हो जाएगा 1/2, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस 1/2 1/2। भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्या हो जाएगा, उसने कहा है कि एटलीस्ट वन हेड, तो P X इज इक्वल टू R NCR, नंबर ऑफ ट्रायल हमने मान लिए n है, तो ये हो जाएगा P की पावर R Q की पावर n माइनस R। P एटलीस्ट वन हेड मीन्स P X ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस P X इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस NC0 P की पावर, P क्या है हमारा 1/2 की पावर 0 इंटू 1/2 की पावर n माइनस 0, ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होगी 1/2 की पावर n। बट इट इज गिवन दैट, कितना दिया है कि probability of getting at least one head is equal to 90%, तो कितना हो गया ये 90/100, ये आ जाएगा 9/10, कितना हो जाएगा ये 9/10। अकॉर्डिंग टू दिस, क्या बोला इसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 माइनस 1/2 की पावर n इज ग्रेटर देन 9/10, तो देखिए क्या करें, इस 1 को इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा 9/10 माइनस 1 मीन्स 1/2 की पावर n ग्रेटर देन माइनस 1/10, दैट मीन्स माइनस से माइनस कैंसिल, तो सिंबल क्या हो जाएगा हमारा चेंज, यानी कि 1/2 की पावर n लेस देन 1/10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2 की पावर n इज ग्रेटर देन 10। देखिए n की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो क्या आता है 2 की पावर 1 इज ग्रेटर देन 10, नॉट पॉसिबल। इफ n इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इज ग्रेटर देन 10, नॉट पॉसिबल। इफ n इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स 2 की पावर 3, नॉट पॉसिबल, तो 2 की पावर 3 8 होता है। इफ n इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 4 इज ग्रेटर देन 10।
यानी कि यदि वो n इज इक्वल टू 4 या 4 से अधिक ट्राई करता है तो उसकी जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो एटलीस्ट 1 बार आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। n की वैल्यू 10, 4 बार ट्राई करने में एक या एक से ज्यादा बार उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी। प्लीज लिख। Now, solution number 11. In a game, a man wins a rupees for a 6 and lose a rupee for any other number when a fair die is thrown. यदि एक डाई को थ्रो किया जाता है तो यदि उसका 6 आता है तो 1 रुपया जीत जाता है और एनी अदर नंबर आता है तो वो 1 रुपीज लूज हो जाता है, हार जाता है। द मैन डिसाइडेड टू थ्रो ए डाई थ्राइस। 3 बार उसे डाई को थ्रो करने का चांस मिलता है। बट टू क्वाइट एज एंड व्हेन ही गेट्स ए 6। लेकिन यदि 6 आ जाता है तो गेम वहीं ओवर हो जाता है। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट ही विंस और लूज। देखिए सैंपल स्पेस कितने हो गए इसके, 1 2 3 4 5 6। तो P क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 6, 1/6 हो गया। तो Q क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी अदर नंबर 5/6 हो जाएगा। नाउ इफ ही gets a 6 in फर्स्ट थ्रो, 3 बार थ्रो करता है तो फर्स्ट थ्रो में यदि उसे 6 आता है तो क्या हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज इक्वल टू 1/6 हो गया। पहली थ्रो में 6 आ गया, गेम ओवर हो गया। बट इफ he gets a 6 in सेकेंड थ्रो, अब वो फर्स्ट थ्रो में नहीं आ रहा है, उसका 6 सेकेंड थ्रो में आ रहा है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 6, पहले केस में 6 नहीं आया, 5/6। दूसरे केस में आपका 6 आ गया, ये कितना आ गया, 1/6, 5/36। इफ he gets a 6 in थर्ड थ्रो, 3 बार चांस मिलते हैं, तीसरे चांस में आता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 6 कौन से में, थर्ड केस में। पहले केस में नहीं आया, दूसरे केस में 6 नहीं आया, तीसरे केस में 6 आ गया, तो ये हो जाएगा 25/250। अब क्या कहता है वो कि यदि वह 6 आता मीन्स जीत जाता तो 1 रुपया मिलता उसको, और यदि 6 नहीं आता तो 1 रुपीज उसका लेस हो जाता। When he gets a 6 in first throw, he receive इज इक्वल टू कितना हो गया, ₹1, 1 रुपया उसे रिसीव होता है। When he gets a 6 in second throw, he gets, क्या मिलता है उसे सेकंड थ्रो में। ध्यान से देखिए, यहां पर 1 रुपया हार गया और 1 रुपया जीत गया। यहाँ पर 1 रुपया हार गया, यहाँ पर 1 रुपया जीत गया, तो कितना हो जाएगा, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। नाउ व्हेन ही गेट्स ए 6 इन थर्ड थ्रो, थर्ड थ्रो में तो ही रिसीव, यहाँ पर रिसीव ही लिखिए,
यहाँ ध्यान दीजिए, 1 रुपया लॉस और 1 रुपया विन, तो कितना हो जाएगा ये, माइनस माइनस प्लस, यानी कि -1 हो गया। अब क्या कहा उसने, अब कहा है कि फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट। नाउ कितना हो जाएगा, पहली थ्रो में 1/6 आता और 1 रुपीज गेट होता, तो 1 × 1/6 हो जाएगा, प्लस दूसरे में 0 × 5/36, और तीसरे में क्या होता है, प्लस -1 × आपका हो जाएगा -25/200। तो कितना हो जाएगा ये, 1/6 -25/216, इसका एलसीएम हो गया 36 -25 इज इक्वल टू 11/, एक्सपेक्टेड अमाउंट कितना हो गया, 11/260। तो इतना जो है एक्सपेक्टेड उसका अमाउंट हो गया, दैट इज योर आंसर। प्लीज मेक इट आउट। Now solution number 12. Suppose we have 4 box A, B, C, D containing as given below box और मार्बल कलर। ये आपके बॉक्स हो गया, ये मार्बल कलर हो गया। One of the box has been selected at random and a single marble is drawn from it. If the marble is red, what is the probability that it was drawn from box A, box B and box C? Now let E1 be the event that the first bag, यानी कि बैग बॉक्स A is selected. Similarly, E2 be the event box B is selected. E3 be the event C is selected, and E4 be the event D is selected. And X be the event that the drawing ball या ड्राइंग मार्बल इज रेड। ड्राइंग मार्बल क्या है, रेड। तो PE1, PE2, PE3 और PE4 इज इक्वल टू 1/4 फ्रॉम फर्स्ट बैग से, यानी कि फर्स्ट बैग हमने सेलेक्ट कर लिया। रेड बॉल की कंडीशन कितनी हो जाएगी, फर्स्ट बैग में रेड बॉल देखिए कितनी है आपकी, ये फर्स्ट बैग है आपका, यानी कि बैग ए, कितनी है टोटल बॉल, ये होगी आपकी 10, और ये भी 10 होगी, ये भी आपकी 10 बॉल है, और ये भी 10, ये होगी टोटल बॉल, टोटल हो गया। तो रेड बॉल कितनी है फर्स्ट में, 1/10। इसी तरीके से PA/E2 कितना हो जाएगा, 6/10। PA/E3 कितना हो जाएगा, 8/10, और PA/E4 कितना हो जाएगा, 0/10। इट मीन्स 0 हो गया। फर्स्ट केस में क्या कहता है, ये फर्स्ट केस में कहता है कि drawn from box A, box B and box C. Now from box A, तो क्या हो जाएगा, by base theorem E1/X by base theorem क्या हो जाएगा, E1 E1 multiply PA/E1
अपॉन पी E1 मल्टीप्लाई पी ए अपॉन E1 पी E2 पी ए अपॉन E2 पी E3 पी ए अपॉन E3 और पी E4 पी ए अपॉन E4। यहां पर हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए क्या आती है वैल्यू। E1 की वैल्यू कितनी है 1/4 और ए अपॉन E1 कितना 1/10। 1/4 इंटू 1/10 इंटू 1/4 इंटू 6/10 प्लस 1/4 इंटू 8/10 प्लस 1/4 इंटू 0। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये कॉमन लेकर आपका कैंसिल हो जाएगा 40, तो कितना आ जाएगा ये 1/1 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 0 कितना आ गया 1/15। दैट इज योर आंसर। अब क्या कह रहा वो कि बॉक्स बी इन सेकेंड केस फॉर बॉक्स बी के लिए एंड थर्ड केस फॉर बॉक्स सी के लिए प्लीज DIT do its practice. Please make it. Now solution number 13, important solution. Assume that the chance of the patient having a heart attack is 40%. It is also assumed that the meditation and yoga course reduce the risk of the heart attack by 30%. And prescription of the certain drugs reduce the chance by 25%. जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है वो 40% है और जो उसे रिड्यूस करता है योगा एंड मेडिटेशन से वो कितना है 30% उसे रिड्यूस कर देता है। और यदि ड्रग्स से उसकी जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है वो 25% कम हो जाती है। एट ए टाइम द पेशेंट कैन चूज any one of the two option with equal probability. Probability equality है। It is given that after going through one of the two option, the patient selected at random suffer a heart attack. Find the probability that the patient follow a course of meditation and yoga. कोर्स क्या है उसका मेडिटेशन और योगा का कोर्स है उसका। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्या हो जाएगा ये let E1 be the event, important solution है ये, event that treatment, कौन सा है ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो पहला है मेडिटेशन एंड योगा, दूसरा है ड्रग्स। ट्रीटमेंट बाय मेडिटेशन and yoga, and E2 be the event that treatment by certain drugs, और A be the event, क्या है इवेंट, that a person हार्ट अटैक होता है उसको हैज हार्ट अटैक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वल बोला उसने तो PE1 इज इक्वल टू PE2 इज इक्वल टू 1/2 इक्वल नंबर ऑफ पर्सन। तो PA की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 40% हार्ट अटैक होता है। अब ध्यान दीजिए कितने परसेंट रिस्क कम हो जाता है उसका 30%।
तो योगा से पी ए अपॉन ई वन इज इक्वल टू कितना हो गया, 40 का 30% रिड्यूस हो गया। इट मीन्स 70% अब भी उसके चांस है हार्ट अटैक से। तो कितना हो जाएगा, 70/100। 30% उसे अटैक हो रहा है, तो 70% अटैक मतलब 30% अटैक जो है कम हो गया उसका। तो कितना हो जाएगा ये, 28/100। सिमिलरली पी ए अपॉन ई टू ड्रग्स से कितना कम हो जाता है, 40 का यानी कि 25% जो है रिड्यूस हो जाता है। तो अब भी कितने चांस हैं, 40/100 इंटू 75/100। ये बात आप समझिए कि 30% रिड्यूस हो जाता है, तो 70% तो अब भी उसे चांस है हार्ट अटैक होने की। 25% रिड्यूस हो जाता है तो 75% अब कितना आ गया ये, 30/100। अब क्या कह रहा है ये, अब कह रहा है कि मेडिटेशन यानी कि बाय बेस थ्योरम टी क्या हो जाएगा, अपॉन प्लस ई टू ए अपॉन ई टू सी। तो क्या कंडीशन हो जाएगी, यहां पर कंडीशन हो जाएगी रखिए वैल्यू, इवन की वैल्यू कितनी है 1/2 और ए अपॉन इवन कितना हो गया आपका 28/100। तो 1/2 28/100 प्लस 1/2 30/100। देखिए ये कैंसिल लेकर हमने कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया, तो कितना हो जाएगा 28/58। तो इसे कैंसिल कर दें जरा, तो उसे कैंसिल 14 29, दैट इज योर आंसर। प्लीज मेक इट आउट। Now solution number 14. If each element of a second order determinant is either 0 or 1, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसमें 0 या 1 की एंट्री होती है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव। देखिए ए सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हैज 4 एंट्रीज। कैसे 4 एंट्री होगी, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है ये आपका, तो 1 A1 A2 A3 और A4, 4 एंट्री होगी या A11 A12 A21 और A22, ये 4 एंट्री होगी। which are 0 और 1। तो टोटल नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट, एंट्री कितनी है, मतलब नंबर कितने हैं 2 और एंट्री कितनी है 4, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। ठीक है, नाउ डिटर्मिनेंट पॉजिटिव डिटर्मिनेंट क्या क्या हो सकती है जरा देखते हैं। पहली 1 0 0 1, यही तो हो सकती है पॉजिटिव। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी,
कितनी है 1 2 3 दैट इज now solution number 15. An electronic assemblage consists of the two subsystems, say A and B. From previous testing procedure, the following probabilities are assumed to be known. A fall, A फेल हो गया P, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0.2. ये हमने मान लिया PA0 इज इक्वल टू 0.2. PB फेल अलोन, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0.15. एंड PA एंड B फेल इज इक्वल टू कितना हो गया 0.15. तो हमें बताना है यहां पर फर्स्ट केस में P फेल, PA फेल, B हैज फेल्ड, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. यदि B फेल हो जाता है तो A के फेल होने की प्रोबेबिलिटी. और सेकंड केस में हमें बताना है कि A फेल्स अलोन. देखिए क्या दिया है, नाउ PA0 इज इक्वल टू 0.2, PB फेल अलोन 0.15 और PA0 इंटरसेक्शन B0 इज इक्वल टू 0.15. तो हम क्या जानते हैं कि B अलोन दिया है उसने. तो देखिए यहां पर PB अलोन इज इक्वल टू PB फेल माइनस P. तो यहां से इसकी वैल्यू 0.15, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हमें फाइंड आउट करना है, और माइनस 0.15. तो PB फेल की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 0.15 प्लस 0.15 इज इक्वल टू 0.30. नाउ इन फर्स्ट केस A फेल, B हैज फेल्ड, तो कितना हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B0 अपॉन PB0. PA इंटरसेक्शन B0 की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.15 और इसकी वैल्यू हमने निकाली है 0.30. 1/2 मीन्स 0.5. नाउ सेकंड केस में क्या कहा उसने कि PA फेल, PA फेल अलोन अभी किया हमने. तो PA0 माइनस PA इंटरसेक्शन B0. PA0 की वैल्यू कितनी है 0.2 माइनस 0.15. ये आ जाएगा 0.05. दैट इज योर आंसर. बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. प्लीज मेक इट. Now solution number 16, important solution. Bag first contains 3 red and 4 black ball and bag second contains 4 red and 5 black ball. Bag first में 3 red ball हैं और 4 black ball हैं. Bag second में 4 red और 5 black ball हैं. One ball is transferred from bag first to second and then a ball is drawn from bag second. एक बॉल जो है बैग फर्स्ट से सेकंड में ट्रांसफर की जाती है और फिर सेकंड बैग से बॉल निकाली जाती है. द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर. बॉल कैसी होनी चाहिए कलर. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक. नाउ लेट E1 be the event that a red ball
is drawn from bag first। उसने कहा कि बैग फर्स्ट से एक बॉल सेकंड बैग में ट्रांसफर की जाती है। तो मान लिया वो बॉल कौन सी है, रेड भी हो सकती है और ब्लैक भी हो सकती है। और E2 हमने क्या मान लिया, बी द इवेंट दैट ए ब्लैक बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड। और ए क्या मान लिया हमने, क्या कहा था उसने कि ड्राइंग द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड, दैट ए बी द इवेंट दैट द ड्राइंग बॉल इज रेड। तो बैग फर्स्ट की अगर हम बात करें और यहाँ पर बैग सेकंड की बात करें, बैग फर्स्ट में कितनी 3 रेड और 4 ब्लैक, 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल है। और बैग सेकंड में 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल है। तो पहले हम क्या करेंगे, बैग फर्स्ट से एक रेड बॉल ट्रांसफर कर दी। पहले तो हम ये देखेंगे ना कि कौन सी बॉल हम ट्रांसफर कर रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि P1 कितना हो जाएगा, इसमें कितनी है 4, 3 रेड तो 3/7। और P2 क्या है, ब्लैक बॉल। भाई हमने बैग उसमें से बिना देखे एक रेड बॉल निकाली, तो रेड बॉल आ गई पहले, तो सेकंड केस में मान लिया ब्लैक बॉल आ गई। तो इसमें ब्लैक बॉल कितनी है आपकी 4, यहाँ पे 4 ब्लैक होगी तो टोटल कितनी हो जाएगी 4/7। ये तो होगी हमारी वो एक बॉल के सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी। नाउ ए, अब क्या कहा कि वो जो बॉल है वो बैग फर्स्ट से सेकंड में ट्रांसफर की जाती है और फिर जो है रेड बॉल निकालती है। ए क्या थी, रेड बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग फर्स्ट टू बैग सेकंड। एक बॉल रेड बॉल हमने उधर ट्रांसफर कर दी, तो इन बैग सेकंड में कितना हो जाएगा, बैग सेकंड में कितनी बॉल होगी आपकी, कौन सी बॉल ट्रांसफर करी, रेड, तो बैग सेकंड में कितनी होगी 5 रेड प्लस 5 ब्लैक। तो अब बैग सेकंड से, मतलब जो हमारा बैग सेकंड है, बैग सेकंड से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, यहां पर इसमें अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/10। अब कितनी हो जाएगी ये 5/10। नाउ भाई रेड बॉल हमने यहां से एक रेड बॉल ट्रांसफर कर दी बैग सेकंड में, तो अब रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। नाउ ए ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग फर्स्ट टू सेकंड। अब क्या हुआ, इन बैग सेकंड में आएगी, कौन सी बॉल ट्रांसफर करी हमने, ब्लैक, तो बैग सेकंड में क्या हो गया, बैग सेकंड हमारा ये था 4 रेड प्लस 6 ब्लैक बॉल। तो अब कितनी हो जाएगी कंडीशन, कितनी, कौन सी बॉल निकालनी हमें, रेड सेकंड वाले केस में, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा 4/10 रेड बॉल में बाई बेस थ्योरम। E2/A, उसमें ये कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। ट्रांसफर्ड बॉल कौन सी, ब्लैक, और ब्लैक किस में है, सेकंड केस में। देखिए
P E2 multiply PA upon E2 upon PE1 PA upon E1 PE2 PA upon E2। E2 कितनी है हमारी 4/7 और A अपॉन E2 कितनी है 4/10। 3/7 5/10 4/7 और 4/10। क्या कॉमन है इसके अंदर, ये कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया तो 16/15 प्लस 16 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 16/31। दैट इज आवर आंसर। उसने ये कहा है कि जो E1 है वो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी पहले बैग से, E2 जो है ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी फ्रॉम फर्स्ट बैग, सेकंड नहीं फर्स्ट बैग। A be the event then the drawing ball is red। तो पहले हमने फर्स्ट बैग से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल ली और फिर फर्स्ट बैग से सेकंड। उसके बाद अब आप आइए कि फर्स्ट बैग से हमने माना रेड बॉल आई पहले, तो रेड बॉल निकाली इसमें से और सेकंड बैग में रख दी, फिर उसके बाद हमने कंडीशन अप्लाई करी, तो ये हो गया रेड बॉल। यानी कि अब सेकंड बैग में कितनी होगी आपकी, यहाँ पर कितनी थी 4, ये 5, तो ये होगी 5 और 5 यानी कि 5/10। अब इसी तरीके से ब्लैक बॉल ट्रांसफर कर दी हमने, सेकंड केस में ब्लैक बॉल आई थी, तो कितनी हो जाएगी अब इसके अंदर बॉल हमारी 4 रेड और 6 ब्लैक बॉल। रेड तो उतनी है तो 4/10। प्रोबेबिलिटी पूछी उसने E2/A की, यानी कि उसने कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। प्लीज मेक इट आउट। नाउ सॉल्यूशन नंबर 17। If A and B are two events such that PA does not equal to 0 and PB/A is equal to 1। देखिए सॉल्यूशन नंबर 17। PB/A is equal to 1, that means PA intersection B/PA is equal to 1। यहां से रिजल्ट निकला PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA, दैट मीन्स A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। ये तो मतलब हुआ इसका, क्या रिजल्ट निकला, दैट मीन्स A सबसेट टू B। ऑप्शन इज A। नाउ सॉल्यूशन नंबर 18। A/B इज ग्रेटर देन PA, तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा ये हमें देखना है। A/B A/B इज ग्रेटर देन PA, तो क्या रिजल्ट निकला यहां से, PA इंटरसेक्शन B/PB इज ग्रेटर देन PA। देखिए आगे क्या होता है इसमें, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, PA इंटरसेक्शन B इज ग्रेटर देन PA इंटू PB। तो ये हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA इज ग्रेटर देन PB। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि PB/A इज ग्रेटर देन PB। PB/A इज ग्रेटर देन PB। ऑप्शन एक इसमें A है और इसमें C। ऑप्शन क्या आ गया इसका, C आ गया। नाउ सॉल्यूशन नंबर 19। यहां पर दिया हुआ है PA प्लस PB माइनस P। A एंड B का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन, तो ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA। इससे ये कैंसिल, तो क्या रिजल्ट निकला, PB इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B।
तो अब देखिए कि बी अपॉन ए, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रखें इसका मतलब क्या, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या आ गया, पी बी अपॉन पी ए, नहीं होगा। ए अपॉन बी, देखिए इसमें पी ए बी का मतलब क्या हो गया, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, बी की, यानी कि पी बी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स ऑप्शन इज बी। इसमें ऑप्शन बी है, इसमें ऑप्शन सी है और इसमें ऑप्शन ए है। प्लीज मेक इट आउट। प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी के लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा जो है एनसीईआरटी का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है और सारी वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। आप किसी भी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हाँ प्यारे बच्चों, एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को उन बच्चों तक जो मैथ के क्वेश्चन करना चाहते हैं, फ्री में क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, उन बच्चों तक सेंड करें अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास, ताकि उनको भी ये क्वेश्चन समझ में आ जाए और वो अच्छी तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। ताकि आप उन बच्चों को शेयर करेंगे, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और मुझे और आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। So I hope you like this video and that what I have taught you must have understood well. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat.